नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत का 5वां भाग। शहर में शीतला दिखाई दी है, सबको लेकर अच्छी भली भाग जा सकूं तो जान में जान आवे। इतना कहकर उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। उसी रात को आरा छोड़ दिया। एक कम उम्र का डॉक्टर अनेक तरह की औषधियां लेकर हम लोगों को पटना तक पहुंचाने के लिए साथ आया। पटना पहुंचकर 12-13 दिन के भीतर ही मैं एक तरह से चंगा हो गया। एक दिन सुबह अकेला प्यारी के मकान के प्रत्येक कमरे में घूम आया। उसका माल असबाब देखकर मैं कुछ विस्मित हुआ। मैंने इसके पहले वैसा देखा न हो सो बात नहीं थी। चीजें सब अच्छी और कीमती थी, यह ठीक है, परंतु इस मारवाड़ी मोहल्ले के बीच इन सब धनी और अल्प शिक्षित शौकीन मनुष्य के संसर्ग में इतनी साधारण चीजों से वह कैसे संतुष्ट रह सकती थी। इसके पहले मैंने इस तरह के जितने घर द्वार देखे थे, इसके साथ कहीं भी किसी भी अंश में इसकी समानता नहीं थी। उनमें अंदर घुसते ही विचार होता था कि इसमें मनुष्य क्षण भर भी कैसे रहते होंगे। उन मकानों के झाड़ फानुस, चित्र दीवालगिरी, आईना और ग्लास केसों में आनंद के बदले आशंका ही उत्पन्न होती थी। सहज श्वास प्रश्वास के लिए भी मालूम होता था कि अवकाश न मिलेगा। किंतु इस मकान में किसी भी कमरे में आवश्यक चीजों के अतिरिक्त एक भी फालतू चीज नजर नहीं आई, और जो भी चीजें नजर आईं वे स्वयं गृह स्वामिनी के काम के लिए लाई गई हैं और उसकी निजी इच्छा और अभिरुचि को लांघ कर और किसी भी प्रलुब्ध अभिलाषा से अनाधिकार प्रवेश करके घर में जगह छेके नहीं बैठी हैं। यह बात बहुत ही सहज में मालूम हो गई। और भी एक बात ने मेरी दृष्टि को आकर्षित किया। इतनी सुप्रसिद्ध बाई जी के घर में गाने बजाने का कोई आयोजन भी नहीं है। इस कमरे उस कमरे में घूमता हुआ दूसरी मंजिल के एक कोने के कमरे के सामने आकर मैं खड़ा हो गया। यह बाई जी का खुद का शयन मंदिर है, यह उसके भीतर झांकते ही मालूम हो गया। परंतु मेरी कल्पना के साथ इसका कितना अंतर था। जो कुछ सोच रखा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मेज सफेद पत्थर की थी, दीवारें दूध की तरह सफेद चमचमा रही थी। कमरे के एक किनारे एक छोटे से तख्त के ऊपर बिस्तर बिछे थे। एक लकड़ी की अरगनी पर कुछ वस्त्र टंगे थे और उसके पीछे एक लोहे की अलमारी थी, और कहीं कुछ भी नहीं था। जूते पहने हुए अंदर प्रवेश करने में भी मानो मुझे एक तरह से संकोच का अनुभव हुआ। उन्हें चौखट के बाहर खोलकर मैंने भीतर प्रवेश किया। मालूम होता है थकावट के कारण ही उसकी शैया पर मैं जाकर बैठ गया। यदि कमरे में और कोई बैठने की वस्तु होती तो मैं शायद उसी पर बैठता। सामने की ओर खुली हुई खिड़की को ढके हुए एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसी में से छन छन कर हवा आ रही थी। उस ओर देखता हुआ मैं हठात जैसे कुछ अन्यमनस्क सा हो गया था। एक मीठी आवाज से चौंक कर मैंने देखा, गुनगुन गाना गाती गाती प्यारी कमरे में घुस आई है। वह गंगा जी में स्नान करने गई थी और अब वहां से लौटकर अपने कमरे में गीले कपड़े बदलने आई है। उसने इस ओर एक दफा भी नहीं देखा। उसके सीधे अरगनी के पास जाकर सूखे वस्त्रों पर हाथ डालते ही मैंने व्यक्त होकर आवाज दी, घाट पर कपड़े लेकर क्यों नहीं जाती? प्यारी ने चौंक कर हंस दिया। चोर की तरह मेरे कमरे में घुसकर बैठे हो? नहीं नहीं, बैठे रहो, जाओ मत, मैं उस कमरे में कपड़े बदल कर आती हूँ। इतना कहकर वह हल्के पैरों से गदर की धोती हाथ में लेकर बाहर चली गई। 5-1 मिनट के बाद वह प्रसन्न मुख से लौटकर आई और हंसकर बोली, मेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं है, तब क्या चुराने आए थे? बोलो तो। मुझे तो नहीं। मैं बोला, तुमने क्या मुझे ऐसा अकृतज्ञ समझ रखा है? तुमने मेरे लिए इतना किया और अंत में तुम्हारी ही चोरी करूं? मैं इतना लोभी नहीं हूँ। प्यारी का मुख मलिन हो गया। बोलते समय मैंने नहीं सोचा था कि इस बात से उसे इतनी व्यथा पहुंचेगी। उसे व्यथा पहुंचाने की न तो मेरी इच्छा थी और न ही ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक था, खास तौर से तब जबकि मैंने 1-2 दिनों में वहां से प्रस्थान करने का संकल्प कर लिया था। बिगड़ी हुई बात को किसी तरह बना लेने की गरज से मैंने जबरदस्ती हंसकर कहा, अपनी वस्तु भी क्या कोई चुराने जाता है? क्या तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं? किंतु इतने सहज में उसने इसे न भुलाया।
उसने मलिन मुख से कहा, तुम्हें और कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं। दया करके तुमने जो उस समय खबर लगा दी, मेरे लिए वही बहुत है। उसके शुद्ध स्नात प्रसन्न चेहरे को धूप से उज्जवल प्रभात काल में मैंने ही म्लान कर दिया। यह देखकर हृदय में एक वेदना सी जाग उठी। उस थोड़ी सी हंसी के भीतर जो एक माधुर्य था, उसके नष्ट होते ही हानि सुस्पष्ट हो उठी। उसे वापस लौटाने की इच्छा से मैं उसी क्षण अनुतप्त स्वर में बोल उठा, लक्ष्मी, तुम्हारे निकट तो कुछ भी छिपा नहीं, तुम सब जानती हो। तुम वहां नहीं गई होती तो मुझे उस धूल और रेती के ऊपर ही मर जाना पड़ता। कोई उतनी दूर जाकर एक दफा अस्पताल ले जाने की चेष्टा भी न करता। वह जो तुमने पत्र में लिखा था कि सुख के दिनों में न सही तो दुख के दिनों में ही मुझे याद कर लेना, यह बात मुझे मेरी आयु बाकी थी इसलिए याद आ गई। यह मैं इस समय अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूँ। कर रहे हो? निश्चय से। तो फिर कहो कि मेरे ही लिए तुमने पुनः प्राण पाए हैं, इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं। तो क्या मैं उन पर दावा कर सकती हूँ? बोलो। कर सकती हो, परंतु मेरे प्राण इतने तुच्छ हैं कि उन पर तुम्हारा लोभ होना ही उचित नहीं। प्यारी ने इतनी देर बाद कुछ हंसकर कहा, फिर भी गनीमत है कि अपने मूल्य को इतने दिनों में तुमने समझ तो लिया। किंतु दूसरे ही क्षण गंभीर होकर कहा, दिल लगी रहने दो, बीमारी तो एक तरह से अच्छी हो गई, अब जाने की कब सोच रहे हो? उसके प्रश्न को अच्छी तरह मैं न समझ सका। मैंने गंभीर होकर कहा, कहीं जाने की तो जल्दी मुझे है नहीं, इसीलिए सोचता हूँ कि कुछ दिन और ठहर जाऊं। प्यारी बोली, किंतु मेरा लड़का आजकल अक्सर बांकीपुर से आया करता है, बहुत दिन ठहरोगे तो शायद वो कुछ ख्याल करने लगे। मैंने कहा, करने दो ना, उससे डरकर तो कुछ तुम चलती नहीं। ऐसा आराम छोड़कर यहाँ से शीघ्र ही तो मैं कहीं नहीं जाता। प्यारे ने विषण्ण मुख से कहा, यह भी कहीं हो सकता है? इतना कहकर वह एकाएक वहां से उठकर चल दी। दूसरे दिन शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पश्चिम की तरफ बरामदे में एक इजी चेयर पर लेटा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। इसी समय बंकू आ उपस्थित हुआ। अभी तक उसके साथ अच्छी तरह बातचीत करने का सुयोग नहीं मिला था। एक चेयर पर बैठने का इशारा करके मैं बोला, बंकू, क्या पढ़ते हो तुम? लड़का अत्यंत सीधा साधा भला मानुस था। बोला, गए साल मैंने एंट्रेंस पास किया है। तो अब बांकीपुर कॉलेज में पढ़ते हो? जी हाँ। तुम कितने भाई बहन हो? भाई और नहीं, 4 बहनें हैं। उनका ब्याह हो गया? जी हाँ, मैंने ही उन्हें ब्याह दिया। तुम्हारी अपनी माँ जीती हैं? जी हाँ, वे देश के ही मकान में रहती हैं। तुम्हारी ये माँ कभी तुम्हारे देश के मकान में गई हैं? बहुत बार, अभी तो 5-6 महीने हुए आई हैं। इससे देश में कोई गड़बड़ नहीं मचती? बंकू कुछ देर चुपचाप रहकर बोला, मचती रहे, हम लोगों को जाति से अलग कर रखा है, सो इससे कुछ हम अपनी माँ को छोड़ थोड़े ही सकते हैं। और ऐसी माँ भी कितने लोगों को नसीब होती है। मुंह में आया कि पूछ लूं, माँ के ऊपर इतनी भक्ति कैसे हुई, किंतु दबा गया। बंकू कहने लगा, आप ही कहिए, गाने बजाने में क्या दोष है? हमारी माँ केवल वही करती है, कुछ पराई निंदा पराई चर्चा तो नहीं करती, बल्कि गांव में जो लोग हमारे परम शत्रु हैं उन्हीं के 8-10 लड़कों को पढ़ाई लिखाई का खर्च देती हैं। शीतकाल में कितने ही लोगों को कपड़े देती हैं, कंबल देती हैं। यह क्या बुरा करती हैं? मैंने कहा, नहीं, वह तो बहुत ही भला काम है। बंकू ने उत्साहित होकर कहा, तब कहिए, हमारे गांव के समान पाजी गांव और कोई है? यही देखो ना, उस वर्ष ईंटें पकाकर हम लोगों ने मकान बनवाया। गांव में पानी की भयानक तकलीफ देखकर माँ मेरी माँ से बोली कि जीजी और कुछ रुपये खर्च करके ईंटें पकाने के लिए भट्टे की जगह ही एक तालाब बनवा दिया जाए। 3-4 हजार रुपये खर्च करके तालाब बनवा दिया गया, घाट भी बनवा दिया गया, किंतु गांव के लोगों ने माँ को उस तालाब की प्रतिष्ठा न करने दी। ऐसा बढ़िया पानी, किंतु पिएगा कोई नहीं, छुएगा कोई नहीं। ऐसे बज्जात आदमी हैं। केवल इस ईर्ष्या के मारे सब मरे जाते हैं कि हमारा मकान पक्का बन गया। आप समझे ना? मैंने अचरज से कहा, क्या कहते हो जी? पानी का ऐसा दारुण कष्ट भोगा करेंगे, फिर भी ऐसे पानी का व्यवहार न करेंगे? बंकू ने जरा हंसकर कहा, वही तो, किंतु वह क्या अधिक समय तक चल सकता है? पहले साल तो डर के मारे किसी ने भी पानी न छुआ, परंतु अब छोटी जाति के सभी लोग पानी लेते हैं और पीते हैं। ब्राह्मण और कायस्थ भी चैत्र वैशाख के महीने में लुक छुप कर पानी ले जाते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने तालाब की प्रतिष्ठा नहीं करने दी। यह क्या माँ के लिए कम कष्ट की बात है? मैंने कहा, अपनी नाक काट के पराया अपशकुन करने की जो कहावत सुनी जाती है ना, यह वही है। बंकू जोर से बोल उठा, ठीक यही बात है। ऐसे गांव में अलहदा एक घर से रहना शाप के रूप में भी वरदान के समान है। आपकी क्या राय है?
जवाब में मैंने केवल हंस दिया। हाँ या ना कुछ स्पष्ट नहीं कहा, परंतु इससे बंकू के उत्साह में बाधा नहीं पड़ी। मैंने देखा कि लड़का अपनी विमाता को सचमुच ही प्यार करता है। अनुकूल श्रोता पाकर भक्ति के आवेग में वह देखते देखते पागल हो उठा और उसके लगातार के स्तुतिवाद ने मुझे करीब करीब व्याकुल ही कर दिया। हठात एकाएक उसे होश आया कि इतनी देर से मैंने उसकी एक भी बात में योग नहीं दिया। तब वह कुछ अप्रतिभ सा होकर किसी तरह प्रसंग को दबा देने की गरज से बोला, आप यहाँ पर कुछ और दिन है ना? मैंने हंसकर कहा, नहीं, कल सुबह ही चला जाऊंगा। कल ही? हाँ, कल ही। परंतु आपका शरीर तो अभी तक सबल हुआ नहीं है। क्या आप समझते हैं कि बीमारी एक बारगी चली गई? मैंने कहा, सुबह तक तो यही समझता था कि बीमारी गई, परंतु अब लगता है कि नहीं गई। आज दोपहर से ही मेरा सिर दुख रहा है। तो फिर इतनी शीघ्र क्यों जाते हैं? यहाँ तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है? इतना कहकर वह लड़का चिंतित मुख से मेरी ओर देखने लगा। मैंने भी कुछ देर चुप हो उसके चेहरे की ओर देखते हुए उसके मुंह पर उसके भीतर के यथार्थ भाव पढ़ने की कोशिश की। जितना भी मैंने उसे पढ़ा उससे उसकी ओर से सत्य गोपन की कोई भी चेष्टा हुई होती तो मैं अनुभव नहीं कर सकता था। इस पर लड़का लजा अवश्य गया और लज्जा को ढकने की भी उसने कोशिश की। वह बोला, आप यहाँ से मत जाइए। क्यों न जाऊं? बताओ। आपके रहने से माँ बड़े आनंद से रहती है। यह कह तो दिया, पर इससे उसका मुख लाल हो गया। वह चट से उठकर चल दिया। मैंने देखा, लड़का अत्यंत भोला और सरल प्रकृति का जरूर है, परंतु बेवकूफ नहीं। प्यारी ने कहा था कि और अधिक दिन रहोगे तो मेरा लड़का क्या ख्याल करेगा। इस बात के साथ उस लड़के के व्यवहार की आलोचना का अर्थ भी मैं मानो अच्छी तरह समझ गया हूँ, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। और मातृत्व की इस नई तस्वीर के दृष्टिगोचर होने से मानो मैंने एक नूतन ज्ञान संपादित किया। प्यारी के हृदय की एकाग्र वासना का अनुमान करना हमारे लिए कठिन नहीं है, और वह संसार में सब ओर से सब तरह से स्वाधीन है। यह कल्पना करना भी मैं समझता हूँ कि पाप नहीं है। फिर भी उसने जिस मुहूर्त से एक दरिद्र बालक के मातृपद को स्वेच्छा से ग्रहण किया, तभी से मानो अपने दोनों पैरों को लोहों की साकलों से जकड़ लिया। वह स्वयं चाहे जो हो, परंतु उसे अपने माता का सम्मान तो अब देना ही होगा। उसकी असनियत कामना, उसकी प्रवृत्ति उसे चाहे जितने ही अंतःपतन की ओर क्यों न ठेलना चाहे, परंतु यह बात भी तो उसे नहीं भूली जाती कि वह एक लड़के की माँ है, और उस संतान की भक्ति न दृष्टि के सामने तो वह उस माँ को किसी भी तरह अपमानित नहीं होने देगी। उसके विह्वल यौवन के वसंत के दिनों में प्यार के साथ किसने उसका नाम प्यारी रखा था यह तो मैं नहीं जानता, किंतु यह नाम भी वह अपने लड़के के सामने छुपा कर रखना चाहती है। यह बात भी मुझे याद आ गई। देखते देखते सूर्य अस्त हो गया। उस ओर ताकते ताकते मेरा सारा अंतःकरण मानो पिघलकर लाल हो उठा। मन ही मन बोला कि राजलक्ष्मी को अब तो मैं नीची निगाह से नहीं देख सकता। हम दोनों का बाहरी बर्ताव कितने दिनों तक चाहे जितने भी स्वातंत्र्य की रक्षा करते हुए क्यों न चलता रहा हो, स्नेह चाहे जितना माधुर्य क्यों न ढाल दे, परंतु इसमें तो कोई संदेह नहीं कि दोनों की कामनाएं एकत्रित सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक क्षण दुर्निवार वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ी जा रही हैं। परंतु आज मैंने देखा कि यह असंभव है। एकाएक बंकू की माँ आकाश भेदी हिमालय पर्वत के जैसे रास्ता रोककर राजलक्ष्मी और मेरे बीच आकर खड़ी है। मन ही मन मैंने कहा, कल सुबह ही तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किंतु तब तक कहीं ऐसा न हो कि मन में फायदे नुकसान का हिसाब लगाने जाकर कुछ बचा रखने की चेष्टा करने लगूं। मेरा यह जाना अंतिम जाना ही हो। देख न पाने का बहाना करके एक अति सूक्ष्म वासना का बंधन मैं यहाँ रख कर न जाऊं कि जिसका सहारा लेकर मुझे फिर से यहाँ आकर उपस्थित होना पड़े। अन्य मनस्यक होकर मैं उसी जगह बैठ रहा। संध्या के समय धूपदानी में धूप डालकर उसे अपने हाथों में लिए हुए राजलक्ष्मी उसी बारामदे में से एक और कमरे में जा रही थी कि चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, सिर दर्द कर रहा है? ओस में बैठे हुए हो, कमरे में जाओ। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अवाक कर दिया तुमने लक्ष्मी, ओस यहाँ कहाँ है? राजलक्ष्मी बोली, ओस न सही, ठंडी हवा तो चल रही है, वही क्या अच्छी होती है? नहीं, यह तुम्हारी भूल है, ठंडी गर्म कोई हवा नहीं चल रही है। राजलक्ष्मी बोली, मेरी तो सब भूल ही भूल है, परंतु सिर दर्द कर रहा है यह तो मेरी भूल नहीं, यह तो सत्य है ना। कमरे में जाकर थोड़ी देर सो रहो ना। रतन, क्या करता है? थोड़ा ओडिकोलोन सिर में नहीं लगा सकता? इस घर के नौकर चाकरों के समान नवाब नौकर पृथ्वी में और कहीं नहीं है। इतना कहकर राजलक्ष्मी अपने काम पर चली गई।
रतन जब घबराकर और लज्जित होकर ओडिकोलोन, पानी आदि लेकर हाजिर हुआ और अपनी भूल के लिए बार बार अनुताप प्रकट करने लगा, तब मुझे हंसे बिना न रहा गया। रतन ने इससे साहस पाकर धीरे धीरे कहा, इसमें मेरा दोष नहीं है बाबू, यह क्या मैं नहीं जानता, परंतु माँ से यह कहने का उपाय ही नहीं है कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम झूठ मूठ ही घर भर के लोगों को दोष देने लगती हो। कुतूहल से मैंने पूछा, गुस्सा क्यों है? रतन बोला, यह जानने का कोई उपाय है? बड़े लोगों का गुस्सा बाबूजी यूं ही आता है और यूं ही चला जाता है। उस समय यदि अपना मुंह छिपाकर न रहा जाए तो नौकर चाकरों के प्राण तो गए ही समझो। दरवाजे के समीप से एकाएक सवाल आया, तब तुम लोगों का मैं सिर काट लेती हूँ। क्यों रे रतन? और फिर बड़े लोगों के घर में इतनी मुसीबत है तो और क्यों नहीं चला जाता कहीं? मालिक के सवाल से रतन कुंठित हो नीचा सिर किए चुपचाप बैठे रहा। राजलक्ष्मी ने कहा, तेरा काम क्या है? उनका सिर दर्द करता है या बंकू के मुंह से सुनकर मैंने तुझसे कहा? इसी से अब रात के 8 बजे यहाँ आकर मेरी बड़ाई कर रहा है। कल से कहीं और नौकरी खोज लेना, अब यहाँ काम नहीं है, समझा? राजलक्ष्मी के चले जाने पर रतन ओडिकोलन पानी में मिलाकर मेरे सिर पर रखकर हवा करने लगा। राजलक्ष्मी उसी क्षण लौटकर पूछी, क्या कल सुबह ही घर जाओगे? मेरा जाने का इरादा तो जरूर था, परंतु घर लौटकर जाने का नहीं, इसलिए सवाल का जवाब मैंने और ही तरह से दिया। हाँ, कल सुबह ही जाऊंगा। सुबह कितने बजे की गाड़ी से जाओगे? सुबह ही निकल पड़ूंगा, फिर चाहे जो गाड़ी मिल जावे। अच्छा, न हो तो टाइम टेबल के लिए किसी को स्टेशन भेज देती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। इसके बाद यथा समय रतन ने काम समाप्त करके प्रस्थान किया। नीचे से नौकर चाकरों का शब्द आना बंद हो गया। मैं समझ गया कि सभी ने इस समय निद्रा के लिए शैया का आश्रय ग्रहण कर लिया है। मुझे किंतु किसी भी तरह से नींद न आई। घूम फिर कर केवल एक ही बात बार बार मन में आने लगी कि प्यारी नाराज क्यों हो गई? ऐसा मैंने क्या किया जिससे कि वह मुझे रवाना करने के लिए अधीर हो उठी है? रतन ने कहा था कि बड़े आदमियों को क्रोध यूं ही आ जाया करता है। यह बात और बड़े आदमियों के संबंध में ठीक उतरती है या नहीं सो नहीं मालूम, परंतु प्यारी के संबंध में तो किसी भी तरह से ठीक नहीं उतरती। वह अत्यंत संयमी और बुद्धिमती है, इसका परिचय मुझे बहुत बार मिल चुका है। और मुझ में भी और बुद्धि चाहे भले ही ना हो, प्रवृत्ति के संबंध में संयम उससे कम नहीं है। मैं तो समझता हूँ किसी से भी कम नहीं है। मेरे हृदय में चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसे मुंह से बाहर निकालना अत्यंत विकार की बेहोशी में मैं अपने लिए संभव नहीं मानता। व्यवहार में भी किसी दिन ऐसा किया हो सो मुझे याद नहीं। खुद के उसके किसी कार्य के कारण लज्जा का कुछ कारण घटित हुआ हो तो वह अलग बात है, परंतु मेरे ऊपर गुस्सा होने का तो कोई कारण नहीं है। इसलिए विदा के समय उसका यह उदासीन भाव मुझे जो वेदना देने लगा वह अचिंतनीय नहीं था। बहुत रात बीते एकाएक तंद्रा टूट गई और मैंने आंख खोलकर देखा कि राजलक्ष्मी गुपचुप कमरे में आई और उसने टेबल के ऊपर का लैंप बुझाकर उसे दरवाजे के कोने की आड़ में रख दिया। खिड़की खुली हुई थी। उसे बंद करके मेरे शैया के समीप आकर क्षण भर चुपचाप खड़ी रहने के बाद उसने कुछ सोचा। इसके बाद मशहरी के भीतर हाथ डालकर उसने पहले तो मेरे सिर का उत्ताप अनुभव किया, उसके बाद कुर्ते के बटन खोलकर वह छाती के उत्ताप को बार बार देखने लगी। एकांत में आने वाली नारी के इस गुप्त स्पर्श से पहले तो मैं कुंठित और लज्जित हो उठा, परंतु उसी समय मन में आया कि रोग की बेहोशी की हालत में सेवा करके जिसने चैतन्य को लौटा कर ला दिया, उसके नज़दीक मेरे लिए लाज करने की कौन सी ही बात है। इसके बाद उसने बटन बंद कर दिए। ओढ़ने का कपड़ा खिसक गया था, उसे गले तक उड़ा दिया। अंत में मशहरी के किनारों को अच्छी तरह ठीक करके अत्यंत सावधानी से किवाड़ बंद करके वह बाहर चली गई। मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ समझा। जो छिपे छिपे आई थी उसे छिपे छिपे ही जाने दिया, परंतु इस निर्जन आधी रात को वह अपना कितना कुछ मेरे निकट छोड़ गई, सो वह भी कुछ न जान सकी। सुबह जब नींद खुली तब बुखार चढ़ा हुआ था, आंखें और मुंह जल रहे थे, सिर इतना भारी था कि शैया त्याग करते हुए क्लेश मालूम हुआ। फिर भी जाना ही होगा। इस घर में मुझे अब अपने ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था, न जाने वह किस क्षण धोखा दे जाए। फिर भी डर मुझे अपने लिए उतना नहीं था, परंतु राजलक्ष्मी के लिए ही मुझे राजलक्ष्मी को छोड़कर जाना होगा। इसमें अब जरा से भी आनाकानी करने से काम न चलेगा। मन ही मन सोच कर देखा कि उसने अपने विगत जीवन की कालिमा को बहुत कुछ धोकर साफ कर डाला है। आज अनेक लड़के बच्चे माँ माँ करते हुए उसे चारों ओर से घेरे खड़े हैं। इस भक्ति और प्रीति के आनंद धाम से उसे अपमान के साथ छीनकर बाहर निकाला हूँ।
इतने बड़े प्रेम की क्या यही सार्थकता अंत में मेरे जीवन के अध्याय में चिरकाल के लिए लिपिबद्ध हो रहेगी? प्यारी ने कमरे में प्रवेश करके पूछा। इस समय तबीयत कैसी है? मैं बोला, ऐसी कुछ विशेष खराब नहीं है, जा सकूंगा। आज न जाने से काम न चलेगा? नहीं, आज तो जाना ही चाहिए। तो फिर घर पहुंचते ही खबर देना, नहीं तो हम लोगों को बहुत चिंता होगी। उसके अविचलित धैर्य को देखकर मैं मुग्ध हो गया। उसी क्षण सम्मत होकर बोला, अच्छा, मैं घर ही जाऊंगा और पहुंचते ही तुम्हें खबर दूंगा। प्यारी ने कहा, जरूर देना। मैं भी चिट्ठी लिखकर तुमसे दो एक बातें पूछूंगी। जब मैं बाहर पालकी में बैठने जा रहा था, तब देखा कि दूसरे मंजिले के बरामदे में प्यारी चुपचाप खड़ी है। उसकी छाती के भीतर क्या हो रहा है, सो उसका मुंह देखकर भी मैं न जान सका। मुझे अपने अन्नदा जीजी की याद आ गई। बहुत समय पहले एक अंतिम दिन वे भी मानो ठीक ऐसे ही गंभीर, ऐसे ही स्तब्ध होकर खड़ी हो गई थी। उस समय उनकी दोनों करुण आंखों की दृष्टि को मैं आज तक भी नहीं भूला हूँ, परंतु उस दृष्टि में निकटवर्ती जादुई की कितनी बड़ी व्यथा घनीभूत हो रही थी, सो मैं उस समय नहीं पढ़ सका था। क्या जानूं, आज भी उसी तरह का कुछ उन दोनों निबिड़ काली आंखों में है या नहीं। उस आस छोड़कर मैं पालकी में जा बैठा। देखा कि बड़ा प्रेम केवल पास ही नहीं खींचता, दूर भी ढकेलता है। छोटे मोटे प्रेम के लिए यह साध्य नहीं था कि वह इस सुखैश्वर्य से भरे पूरे स्नेह वर्ग से मुझे मंगल के लिए, कल्याण के लिए एक डग भी आगे बढ़ने देता। कहार पालकी लेकर स्टेशन की ओर जल्दी से चल दिए। मन ही मन में बारंबार कहने लगा कि लक्ष्मी, दुख मत करना, यह अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ से चल दिया। तुम्हारा ऋण इस जीवन में चुकाने की शक्ति तो मुझ में नहीं है, परंतु जिस जीवन को तुमने दिया है, उस जीवन का दुरुपयोग करके अब मैं तुम्हारा अपमान न करूंगा। तुमसे दूर रहते हुए भी मैं यह संकल्प सदा अक्षुण्ण रखूंगा। इस अभागे जीवन के जिस अध्याय को उस दिन राजलक्ष्मी के निकट अंतिम विदा के समय आंखों के जल में समाप्त करके आया था, यह ख्याल ही नहीं किया कि उसके छिन्न सूत्र पुनः जोड़ने के लिए मेरी पुकार होगी। परंतु पुकार जब सचमुच हुई, तब समझा कि विस्मय और संकोच चाहे कितना भी हो, पर इस आह्वान को शिरोधार्य किए बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए आज फिर मैं अपने इस भ्रष्ट जीवन की विश्रृंखलित घटनाओं की सैकड़ों जगह से छिन्न भिन्न हुई ग्रंथियों को एक बार फिर से बांधने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। आज मुझे याद आता है कि घर पर लौट आने के बाद मेरे इस सुख दुख मिश्रित जीवन को किसी ने मानो एकाएक काटकर दो भागों में विभक्त कर दिया। उस समय ख्याल हुआ कि मेरे इस जीवन के दुखों का बोझ केवल मेरा ही नहीं, इस बोझ को लाद कर घूमे वह जिसको कि इसकी नितांत गरज हो, अर्थात मैं जो दया करके जीता बच गया, सो तो राजलक्ष्मी का सौभाग्य है। आकाश का रंग कुछ और ही नजर आने लगा था, हवा का स्पर्श कुछ और ही किस्म का मालूम होने लगा था, मानो कहीं भी अब घर बार अपना पराया नहीं रहा। एक तरह से ऐसे अनिर्वचनीय उल्लास से अंतर बाहर एकाकार हो गया था कि रोग रोग के रूप में, विपदा विपदा के रूप में, आभाव आभाव के रूप में मन में स्थान नहीं पा सकता था। संसार में कहीं जाते हुए, कहीं कुछ करते हुए दुविधा या बाधा का जरा भी संपर्क नहीं रह गया था। यह सब बहुत दिन पहले की बात है, वह आनंद अब नहीं, परंतु उस दिन जीवन में इस एकांत विश्वास की निश्चित निर्भरता का स्वाद एक दिन के लिए भी मैं उपयोग न कर सका, यही मेरे लिए परम लाभ है। परंतु साथ ही मैंने उसे खो दिया, इसका भी मुझे किसी भी दिन क्षोभ नहीं हुआ। केवल इस बात का ही बीच बीच में ख्याल आता है कि जिस शक्ति ने उस दिन हृदय के भीतर जागृत होकर इतनी जल्दी संसार का समस्त निरानंद हरण कर लिया था, वह कितनी विराट शक्ति है। राजलक्ष्मी को मैंने पहुंचकर पत्र लिखा था। उस पत्र का जवाब बहुत दिनों बाद आया। मेरे अस्वस्थ शरीर के लिए दुख प्रकाशित करके गृहस्थ बनने के लिए उसने मुझे कई तरह के बड़े बड़े उपदेश दिए थे, और अपना संक्षिप्त पत्र यह लिखकर खत्म किया था कि यदि वह कामों के झंझटों के मारे पत्रादि लिखने का समय न पा सके, तो भी मैं बीच बीच में उसे अपनी खबर देता रहूं और उसे अपना ही समझूं। तथास्तु। इतने दिनों बाद उसी राजलक्ष्मी की यह चिट्ठी। आकाश कुसुम आकाश में ही सूख गए, और जो दो एक सूखी पंखुड़ियां हवा से झड़ पड़ी थी, उन्हें बीन कर घर ले जाने के लिए मैं जमीन टटोलता नहीं फिरा। आंखों में से एक दो बूंद पानी शायद पड़ा भी हो, किंतु मुझे याद नहीं। फिर भी यह याद है कि और अधिक दिन मैंने स्वप्न देखते हुए नहीं काटे, तब भी इस तरह और भी 5-6 महीने कट गए। एक दिन सुबह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था
एकाएक एक अद्भुत पत्र आ पहुंचा। ऊपर औरतों के से कच्चे अक्षरों में नाम और ठिकाना लिखा था। खोलते ही पत्र के भीतर से एक छोटा सा पत्र खट से जमीन पर गिरा। उसे उठाकर तथा उसके अक्षर और नाम सही की ओर देखकर मैं मानो अपने दोनों नेत्रों पर विश्वास ही न कर सका। मेरी माँ, जो 10 वर्ष पहले ही देह त्याग कर गई थी, उन्हीं के श्रीहस्त के ये दस्तखत थे, नाम भी उन्हीं के थे। पढ़कर देखा कि माँ ने उसमें अपनी गंगा जल को जितना भी हो सकता है उतना अभय वचन दिया था। यहाँ मैं यह बता दूं कि बंगाल में स्त्रियां जिसे अपना सखी सहेली बनाती हैं, उसे गंगा जल इस प्यार के नाम से संबोधित करती हैं। बात संभवतः यह थी कि 12-13 वर्ष पहले इस गंगा जल के यहाँ जब अधिक उम्र में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया, तब दुख, दैन्य और दुश्चिंता प्रकट करके शायद माँ को उसने पत्र लिखा होगा, और उसी के प्रत्युत्तर में मेरी स्वर्गवासिनी जननी ने गंगा जल दोहिता का विवाह का समस्त दायित्व ग्रहण करके जो पत्र लिखा था, वही यह मूल्यवान दस्तावेज थी। तात्कालिक करुणा से पिघलकर माँ ने उपसंहार में लिखा था कि सुपात्र यदि कहीं न मिले, बिल्कुल ही अभाव हो, तो फिर मैं तो हूं ही। सारी चिट्ठी को ऊपर से नीचे तक 2 बार पढ़कर मैंने देखा कि वह मुंशियाना ढंग से लिखी गई हैं। माँ को तो वकील होना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी कल्पनाएं की जा सकती थी, उतनी तरह से वे अपने आप को और अपने वंशधरों को उस दायित्व में बांध गई। उससे बचने के लिए दस्तावेज में कहीं जरा सी भी जगह, जरा सी भी त्रुटि नहीं छोड़ी गई है। माँ यदि जीती होती तो इस चिट्ठी के लिए आज मैं उनका सिर खा जाता और उनके पैरों पर जोर से सिर पटक कर अपनी ज्वाला को बुझाता, परंतु यह रास्ता भी मेरे लिए बंद है। इसलिए माँ का तो कुछ भी न कर सका, परंतु अब उनकी गंगा जल का भी कुछ कर सकता हूँ या नहीं, यह परखने के लिए मैं एक दिन रात्रि को स्टेशन पर जा पहुंचा। सारी रात ट्रेन में काटकर दूसरे दिन जब उनके गांव के मकान में पहुंचा, तब दिन ढल गया था। गंगा जल माँ पहले तो मुझे पहचान न सकी, अंत में परिचय पाकर इन 13 वर्षों के बाद भी वे इस तरह रो पड़ी जिस तरह की माँ की मृत्यु के समय उनका कोई अपना आदमी भी आंखों के सामने उनकी मृत्यु होते देखकर रो न सका होता। वे बोली कि लोक दृष्टि से और धर्म दृष्टि से दोनों ही तरह से अब मैं तुम्हारी माता के समान हूँ। और फिर दायित्व ग्रहण करने की प्रथम सीढ़ी के रूप में उन्होंने मेरी सांसारिक परिस्थिति का बारीकी से पर्यालोचन करना शुरू कर दिया। बाप कितना छोड़ कर गए हैं, माँ के कौन कौन से गहने हैं और वे किसके पास हैं, मैं नौकरी क्यों नहीं करता, और यदि करूं तो अंदाज से कितना महीना पा सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। उनका मुंह देखकर ख्याल हुआ कि इस आलोचना का फल उनके निकट कुछ वैसा संतोषजनक नहीं हुआ। वे बोली कि उनका एक रिश्तेदार बर्मा में नौकरी करके लाल हो गया है, अर्थात अतिशय धनवान हो गया है। वहां तो राह घाट में रुपए बिखरे पड़े रहते हैं, केवल समेटने भर की देरी है। वहां पर जहाज से उतरते न उतरते बंगालियों को साहब लोग कंधे पर उठा लेते हैं और नौकरी से लगा देते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें कही। बाद में मैंने देखा कि यह गलत धारणा केवल अकेली उनकी ही नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग इस माया मरीचिका से उन्मत्त प्राय होकर सहाय संबलहीन अवस्था में वहां पहुंच गए, और मोह भंग होने के बाद उन्हें वापस लौटाने में हम लोगों को कम क्लेश सहन नहीं करना पड़ा है। परंतु वह बात इस समय रहने दो। गंगा जल माँ का वर्मा वर्मण मुझे तीर की तरह लगा। लाल होने की आशा से नहीं, मेरे भीतर जो घुमक्कड़पन कुछ दिनों से सोया हुआ था, वह अपने करवट झाड़ पोंछ कर मुहूर्त भर में ही उठकर खड़ा हो गया। जिस समुद्र को इसके पहले वह केवल दूर से खड़े होकर देखकर मुग्ध होता था, अब उस अनंत जलराशि को भी भेद कर मैं जा सकूंगा। इस इच्छा ने मुझे एक बारगी बेचैन कर दिया। तब किसी तरह एक बार छुटकारा पाना ही होगा। मनुष्य मनुष्य से जितने प्रकार की भी जिरह कर सकता है, उनमें से किसी भी प्रकार की जिरह में गंगा जल माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। फिर भी अपनी लड़की के योग्य पात्र की दृष्टि से उन्होंने मुझे रिहाई दे दी। इस विषय में मैं एक तरह से निश्चिंत हो गया। परंतु रात्रि में भोजन के समय उनकी भूमिका का झुकाव देखकर मैं फिर उद्विग्न हो उठा। मैंने देखा मुझे एक बारगी हाथ से जाने देने की उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि यदि लड़की के भाग्य में न हो तो धन, घर बार, शिक्षा दीक्षा आदि कितना ही क्यों न किया जाए, सब कुछ निष्फल है। इतना ही नहीं, इसके विरुद्ध ऐसे भी कितने ही लोगों का नामोल्लेख किया जो निराट मूर्ख होते हुए भी
केवल स्त्री के सौभाग्य के जोर पर इस समय दिन रात रुपयों के ढेर पर बैठे रहते हैं। मैंने विनय सहित कह दिया कि रुपये पैसे की तरफ से मेरी आसक्ति तो है, फिर भी 24 घंटे उन पर बैठा रहूं, यह विवेचना मुझे प्रतिकारक नहीं मालूम होती, और इसके लिए स्त्री का सौभाग्य देखने का कौतूहल भी मुझ में नहीं है। किंतु इसका कोई विशेष फल न हुआ, उन्हें निरस्त न कर सका, क्योंकि जो स्त्री 13 वर्ष के इतने लंबे समय के पश्चात भी एक पत्र को दस्तावेज के रूप में पेश कर सकती है, उसे इतने सहज में नहीं भुलाया जा सकता। वे बार बार कहने लगी कि इसे माता के ऋण के रूप में ही ग्रहण करना उचित है, और जो संतान समर्थ होते हुए भी मातृ ऋण का परिशोध नहीं करता, वह इत्यादि इत्यादि। जब मैं बहुत ही शंकित और विचलित हो उठा, तब बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि पास के गांव में यद्यपि एक सुपात्र है, परंतु 500 रुपये से कम में उसका पाना असंभव है। एक क्षीण आशा की रश्मि नजर आई। महीने भर के बाद जैसे भी हो कोई उपाय कर दूंगा, यह वचन देकर दूसरे दिन सुबह ही मैंने प्रस्थान कर दिया। परंतु उपाय किस तरह करूंगा? किसी और भी उसका कोई कूल किनारा नजर न आया। मेरे ऊपर लादा गया भार मेरे लिए सचमुच कोई वस्तु नहीं हो सकता, यह मैं अनेक तरह से अपने आप को समझाने लगा, परंतु फिर भी माँ को इस प्रतिज्ञा के पाश से मुक्ति न देकर चुपचाप खिसक जाने की बात तो मैं किसी तरह सोच न सका। शायद एक उपाय था कि मैं यह बात प्यारी से कहूँ, किंतु कुछ दिनों तक इस संबंध में भी मैं अपने मन को स्थिर न कर सका। बहुत दिनों से मुझे उसकी खबर नहीं मिली थी। उस पहुंच की खबर को छोड़कर मैंने उसे और कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसने भी उसके जवाब के सिवाय दूसरा पत्र नहीं लिखा था। वह शायद इस बात को नहीं मानती थी कि चिट्ठी पत्र के द्वारा ही दोनों के बीच मिलाप का एक सूत्र रहता है। कम से कम उसके उस पत्र से तो मैं यही समझा। फिर भी अचरज की बात है कि दूसरे की लड़की के लिए भिक्षा मांगने के बहाने एक दिन सचमुच ही मैं पटने जा पहुंचा। मकान में प्रवेश करते ही नीचे बैठने के कमरे के बरामदे में मैंने देखा कि वर्दी पहने हुए 2 दरबान बैठे हैं। वे एकाएक एक साधारण से अपरिचित आगंतुक को देखकर कुछ इस तरह देखते रह गए कि मुझे सीधे ऊपर चढ़ जाने में संकोच मालूम हुआ। इससे पहले मैंने उन्हें नहीं देखा था। प्यारी को पुराने बूढ़े दरबान जी के बदले इन 2 दरबानों की क्या आवश्यकता आ पड़ी, यह मैं न सोच सका। जो भी हो, इसकी परवाह किए बगैर ऊपर चला जाऊं अथवा विनय के साथ इनकी अनुमति मांगूं, यह स्थिर करते करते ही मैंने देखा कि रतन कुछ व्यस्त सा हुआ नीचे चला आ रहा है। अकस्मात मुझे देखकर वह पहले तो अवाक हो गया, बाद में पैरों की ओर झुककर प्रणाम करके बोला, आप कब आए? यहाँ कैसे खड़े हैं? अभी ही तो आ रहा हूँ रतन। सब कुशल तो है ना? रतन सिर हिलाकर बोला, सब कुशल है बाबू, आप ऊपर चलिए, मैं बर्फ खरीद कर अभी आया, कहकर वह जाने लगा। तुम्हारी मालकिन ऊपर है? हाँ है, कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया। ऊपर चढ़ते ही जो पास का कमरा मिलता है वह बैठक खाना है। भीतर से एक ऊंची हंसी का शब्द और बहुत से लोगों की आवाज सुनाई दी। मैं जरा विस्मित हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण द्वार के नजदीक पहुंचकर मैं अवाक रह गया। पिछली दफे इस कमरे को व्यवहार में आते नहीं देखा था। इसमें तरह तरह के साज सामान, टेबल, चेयर आदि अनेक चीजें एक कोने में ढेर होकर पड़ी रहती थी। बहुधा कोई इस कमरे में आता भी न था। आज देखता हूँ संपूर्ण कमरे में बिस्तर है, शुरू से अंत तक कारपेट बिछा हुआ है और उसके ऊपर सफेद जाजम झकझक कर रही है। तकियों के ऊपर गिलाफ चढ़े हुए हैं और उसके सहारे बैठे हुए कुछ सभ्य पुरुष अचरज से मेरी ओर देख रहे हैं। उनकी पोशाक में बंगालियों की तरह धोती होने पर भी सिर पर की बेल बूटेदार मसलिन की टोपी से वे बिहारी मालूम होते थे। तबले की जोड़ी के पास एक हिंदुस्तानी तबलची था और उसके पास में स्वयं प्यारी बाई थी। एक तरफ छोटा सा हारमोनियम रखा था। प्यारी के शरीर पर यद्यपि मुजरे की पोशाक नहीं थी, फिर भी बनाव श्रृंगार का अभाव नहीं था। समझ गया कि संगीत की बैठक जमी हुई है, थोड़ी देर विश्राम लिया जा रहा है। मुझे देखते ही प्यारी के चेहरे का समस्त खून मानो कहीं अंतरहीन हो गया। इसके बाद उसने जबरदस्ती कुछ हंसकर कहा, यह क्या श्रीकांत बाबू हैं? कब आए? आज ही। आज ही? कब? कहाँ ठहरे हैं? क्षण भर के लिए मैं शायद कुछ हतबुद्धि सा हो गया था, नहीं तो उत्तर देने में देरी न होती। परंतु अपने आप को संभालने में भी मुझे अधिक देर न लगी। मैंने कहा,
यहाँ के सब लोगों को तुम चीनती नहीं हो, इसीलिए नाम सुनकर भी चीन न सकोगी। जो महाशय सबसे अधिक बने ठने थे वही शायद इस यज्ञ के यजमान थे। बोले, आइए बाबूजी, बैठिए। इतना कहकर होठों को जरा सा दबाकर वे हंसे। भाव भंगी से उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि हम दोनों का संबंध वे ठीक तौर से भाप गए हैं। उनका आदर के साथ अभिवादन कर मैंने जूते के फीते खोलने के बहाने मुंह नीचा करके परिस्थिति को भाप लेना चाहा। विचार करने के लिए अधिक समय नहीं था, यह ठीक है, परंतु इन थोड़े से क्षणों में मैंने यह स्थिर कर लिया कि हृदय के भीतर जो भी हो, बाहर के व्यवहार में मैं यह किसी भी तरह प्रकाशित न होने दूंगा। मेरे मुंह की बातचीत से, आंखों की चितवन से, मेरे सारे आचरण के किसी भी छिद्र में से अंदर के क्षोभ अथवा अभिमान की एक बूंद भी बाहर आकर न गिरनी चाहिए। क्षण भर के बाद जब मैं सबके बीच जाकर बैठा, तब यद्यपि यह सच है कि अपने मुख की सूरत अपनी आंखों से न देख सका, किंतु भीतर ही भीतर मैंने अनुभव किया कि अब उस पर अप्रसन्नता का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं रह गया है। राजलक्ष्मी की ओर देखकर मैंने हंसते हुए कहा, बाई जी, यदि शुकदेव मुनि का पता पा जाता तो आज तुम्हारे सामने बिठाकर एक दफा उनके मन की शक्ति की जांच करा लेता। अरे यह क्या, यह तो रूप का समुद्र ही बहा दिया। प्रशंसा सुनकर प्रमुख बाबू साहब आह्लाद से गलकर सिर हिलाने लगे। वे पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। मैंने देखा कि बोल न सकने पर भी बांग्ला अच्छी तरह समझते हैं, परंतु प्यारी के कान तक लाल हो उठे, किंतु लज्जा के मारे नहीं, गुस्से के मारे। यह भी समझने में मुझे कुछ बाकी न रहा, परंतु उसकी ओर ध्यान भी न देते हुए मैंने बाबू साहब को उद्देश्य करके हंसते हुए कहा, मेरे आने के कारण यदि आप लोगों के आमोद प्रमोद में थोड़ा सा विघ्न हुआ होगा तो मुझे इसका बड़ा खेद है। गाना बजाना चलने दीजिए। बाबूजी इतने प्रसन्न हो उठे कि आवेश में आकर मेरी पीठ पर एक धौल जमाकर बोले, बहुत अच्छा बाबू। हाँ प्यारी बीबी, एक बढ़िया सा गाना चलने दो। संध्या के बाद होगा, बस अब और नहीं, कहकर प्यारी हारमोनियम दूर खिसकाकर सहसा उठ खड़ी हुई। इसी समय बाबू साहब मेरा परिचय पाने के उपलक्ष्य से अपना परिचय देने लगे। उनका नाम था रामचंद्र सिंह। वे पूर्णिया जिले के एक जमींदार हैं। दरभंगा महाराज उनके कुटुंबी हैं। प्यारी बीबी को 7-8 वर्षों से जानते हैं। वे उनके पूर्णिया के मकान पर भी 3-4 दफे मुजरा कर आई हैं। वे खुद भी अनेक दफे गाना सुनने आए हैं। कभी कभी 10-10, 12-12 दिन तक यहीं रहते हैं और 3-1 महीने पहले एक बार 1 हफ्ते तक यहाँ रहकर गए हैं, वगैरह वगैरह। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरे जवाब देने से पहले ही वहाँ प्यारी आ उपस्थित हुई। उसकी ओर देखकर मैंने कहा, बाई जी से ही पूछिए ना कि क्यों आया हूँ। प्यारी ने मेरे मुंह की तरफ एक तीव्र कटाक्ष डाला, परंतु जवाब दिया सहज शांत स्वर में ही, ये हमारे देश के आदमी हैं। मैंने हंसकर कहा, बाबूजी, मधु होने पर मधुमक्खियां आकर जुटती हैं, वे देश विदेश का विचार नहीं करती। किंतु इतना कहते ही मैंने देखा कि रहस्य को ग्रहण न कर सकने के कारण पूर्णिया जिले के जमींदार ने अपने मुंह को गंभीर बना लिया और उनके नौकर ने ज्यों ही आकर कहा कि संध्या पूजा की तैयारी हो रही है, त्यों ही उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। तबलची तथा 2 अन्य महाशय भी उनके साथ बाहर चले गए। उनका मन अकस्मात इतना क्यों व्याकुल हो गया, सो मैं बिंदु विसर्ग कुछ भी नहीं समझ सका। रतन आकर बोला, माँ, बाबूजी के बिछौने कहाँ करूं? प्यारी ने झुंझला कर कहा, क्या और कोई कमरा नहीं है रतन? मुझसे पूछे बिना क्या इतनी सी भी बुद्धि तू नहीं लगा सकता? चला जा यहाँ से। इतना कहकर रतन के साथ आप भी बाहर चली गई। मैंने खूब अच्छी तरह से देखा कि मेरे आकस्मिक शुभागमन से इस मकान का भार केंद्र एक संघातिक ढंग से विचलित हो गया है। थोड़ी ही देर बाद प्यारी ने आकर मेरे मुंह की ओर देखते हुए कहा, ऐसे अचानक ही आना कैसे हो गया? मैंने कहा, देश का आदमी हूं, तुम्हें बहुत दिनों से न देखने के कारण व्याकुल हो उठा था बाई जी। प्यारी का मुंह और भी भारी हो गया। मेरे परिहास में जरा भी योग न देकर उसने पूछा, आज रात को यहीं रहोगे ना? रहने कहोगी तो रह जाऊंगा। मेरे कहने से क्या होता है, तुम्हें यहाँ कुछ शायद असुविधा हो, क्योंकि जिस कमरे में तुम सोते थे उसमें तो बाबूजी सोते हैं ना। ठीक है, मैं नीचे सो जाऊंगा। तुम्हारे नीचे का कमरा तो बहुत उम्दा है। नीचे सोओगे? क्या कहते हो? मन में तुम्हारे जरा सा भी विकार नहीं। 2 ही दिन में इतने बड़े परमहंस किस तरह से हो गए?
मैंने मन ही मन कहा, प्यारी, तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं। फिर मुंह से कहा, इसमें मुझे मान अपमान का ख्याल बिंदु भर भी नहीं, और कष्ट की बात का यदि ख्याल करूं तो वह तो एक बार की फिजूल ही है। मैं घर से बाहर निकलने के समय खाने सोने की चिंताओं को दूर रखाता हूँ, यह तो तुम भी जानती हो। बिस्तर यदि अधिक हो तो एक ले आने के लिए कह दो, और यदि नहीं है तो उसकी बेदरकार नहीं। मुझे अपने कंबल का संबल है। प्यारी ने सिर हिलाकर कहा, सो तो मैं जानती हूँ, किंतु इससे मन में किसी तरह का दुख तो न होगा। मैंने हंसकर कहा, नहीं, क्योंकि स्टेशन पर पड़े रहने की अपेक्षा यह तो बहुत ही अच्छा है। प्यारी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, यदि मैं होती तो भले ही वृक्ष के नीचे सो रहती, परंतु इतना अपमान कभी नहीं सहती। उसकी उत्तेजना को देखकर मुझे हंसे बिना न रहा गया। वह मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है सो मैं बड़ी देर से खूब समझ रहा था, किंतु शांत स्वाभाविक रूप से मैंने जवाब दिया, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि इस बात को मन में न आने दूं कि तुम जानबूझकर मुझे नीचे सोने को कहकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि संभव होता तो तुम उस दफे के समान इस दफे भी मेरे सोने की व्यवस्था करती। जाने दो, इन तुच्छ बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम रतन को भेज दो, मुझे नीचे का कमरा दिखा आवे। मैं कंबल बिछाकर सो रहूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ। प्यारी ने कहा, तुम ज्ञानी आदमी हो, तुम ही मेरी अवस्था ठीक से न जान सकोगे तो कौन जान सकेगा। चलो बच गई। इतना कहकर उसने दीर्घ निश्वास छोड़कर फिर पूछा, एकाएक आने का सच्चा कारण तो मैं जान ही न सकी। मैं बोला, पहला कारण तो तुम सुन नहीं पाओगी, किंतु दूसरा सुन सकती हो। पहला क्यों नहीं सुन सकूंगी? अनावश्यक है इसलिए। अच्छा, दूसरा ही सुनाओ। मैं वर्मा जा रहा हूँ, शायद और फिर कभी मिलना न हो सके। कम से कम यह तो निश्चय है कि बहुत दिनों तक मिलाप न होगा। जाने के पहले तुम्हें एक बार देखने आया हूँ। रतन कमरे में आकर बोला, बाबूजी, आपके लिए बिस्तर तैयार है, आइए। मैंने खुश होकर कहा, चलो। प्यारी से कहा, मुझे बड़ी नींद आ रही है, घंटे भर बाद यदि समय मिला तो एक दफे नीचे आ जाना, मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी है। इतना कहकर रतन को साथ लेकर मैं बाहर हो गया। प्यारी के खुद के सोने के कमरे में ले आकर रतन ने जब मुझे शैया दिखाई तब मेरे अचरज की सीमा न रही। मैं बोला, मेरा बिस्तर नीचे क्यों न लगाया? रतन ने अचरज के साथ कहा, नीचे के कमरे में? मैंने कहा, ऐसी ही तो बात हुई थी। वह अवाक होकर कुछ देर मेरी ओर देखता रहा और अंत में बोला, आपके बिस्तर होंगे नीचे के कमरे में? आप मजाक कर रहे हैं बाबू। इतना कहकर हंसता हुआ वह जा ही रहा था कि मैंने उसे बुलाकर पूछा, तुम्हारी मालकिन कहाँ सोवेंगी? रतन बोला, बंकू बाबू के कमरे में उनका बिस्तर लगा आया हूँ। मैं निकट आकर देखा, यह राजलक्ष्मी के उस 1.5 हाथ चौड़े तख्त पर बिछाया हुआ बिस्तर नहीं है। एक पलंग पर खूब मोटा गद्दा बिछाकर शाही बिस्तर लगाए गए हैं। शीशे के नजदीक एक छोटी सी टेबल के ऊपर मेज के बीचों बीच लैंप जल रहा है। एक किनारे बंगाली भाषा की किताबें हैं और दूसरे किनारे गुलदस्ते में कुछ बेला के फूल रखे हैं। आंखों से देखते ही मैं अच्छी तरह जान गया कि इनमें से कोई भी चीज नौकर के हाथ की तैयार की हुई नहीं है। जो बहुत प्यार करती है, ये सब चीजें उसी के हाथ की तैयार की हुई हैं। ऊपर की चादर भी राजलक्ष्मी खुद अपने हाथों से बिछा गई है। यह मानो अंदर ही अंदर मैंने खूब अनुभव किया। मैं बिस्तर पर लेट गया, किंतु सो नहीं सका। मैं यह निश्चय जानता था कि वह एक बार आएगी जरूर, इसलिए उत्सुकता के साथ उसकी राह देखने लगा। थकावट के कारण शायद सो गया था। सहसा आंखें खोलकर देखा कि प्यारी मेरे शरीर पर एक हाथ रखे हुए बैठी है। मेरे उठकर बैठते ही वह बोली, वर्मा को गया हुआ मनुष्य फिर लौटकर वापस नहीं आता। यह बात क्या तुम्हें मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे लौटना ही होगा। ऐसी तो किसी के सिर की कसम मुझ पर है नहीं। बात बहुत ही सामान्य थी, किंतु संसार में यह एक भारी अचरज की बात है कि मनुष्य की दुर्बलता कब किस झरोखे से अपने आप को प्रकट कर बैठेगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। आज उसके मुंह से निकली हुई इस अत्यंत साधारण बात को भी मैं सहन नहीं कर सका। मुंह से सहसा यह बात निकल गई, सब लोगों के मन की बात तो नहीं जानता राजलक्ष्मी, परंतु एक मनुष्य के मन की बात अवश्य जानता हूँ। यदि किसी दिन लौट कर आऊँगा तो केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिर की कसम, मैं कभी अवहेलना नहीं करूँगा। प्यारी मेरे पैरों पर एक बारगी उल्टी ही गिर पड़ी। मैंने इच्छा करके भी पैर पीछे न खींचे, परंतु 10 एक मिनट बीत जाने के बाद
जब उसने अपना सिर ऊपर न उठाया तब उसके सिर पर मैंने अपना दाहिना हाथ रखा, जिसके पड़ते ही एक बार भी वह सिहर कर कांप उठी, परंतु फिर भी वह उसी तरह पड़ी रही, सिर भी न उठाया और कुछ बोली भी नहीं। मैंने कहा, उठकर बैठो, इस अवस्था में हमें कोई देखेगा तो भारी अचंभे में पड़ जाएगा। किंतु प्यारी ने जवाब तक नहीं दिया। तब मैंने उसे जोर से उठाया। उठाते ही मैंने देखा उसके नीरव आंसुओं से वहां की सारी चादर बिल्कुल भीग गई है। खींचतान करने पर वह रुद्ध कंठ से बोल उठी, पहले मेरी 2-3 बातों का जवाब दो, तब मैं उठूंगी। कहो, कौन सी बातें हैं? पहले तो यह कहो कि उन लोगों के यहाँ रहने से तुमने मेरे संबंध में कोई बुरा ख्याल नहीं किया? नहीं। प्यारी और कुछ देर चुप रहकर बोल उठी, किंतु मैं भली औरत नहीं हूं, यह तो तुम जानते हो, फिर भी तुम्हें यह संदेह क्यों नहीं हुआ? सवाल बड़ा ही कठिन था। वह भली स्त्री नहीं है यह मैं जानता हूं, परंतु वह खराब है यह ख्याल भी मैं मन में नहीं ला सका। मैं चुप हो रहा। एकाएक वह अपनी आंखें पोंछकर झटपट उठ बैठी और बोली, अच्छा, तुमसे पूछती हूँ, पुरुष कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि वह भला होना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोकता, किंतु हम लोगों की पारी आने पर सब मार्ग क्यों बंद हो जाते हैं? अज्ञान से, धनाभाव से एक दिन जो कर बैठी, चिरकाल के लिए मुझे वही क्यों करता रहना पड़े? हम लोगों को तुम लोग क्यों भला नहीं बनने देते? मैंने कहा, हम लोग तो कभी नहीं रोकते, और यदि हम रोकें तो भी संसार में भले बने रहने के मार्ग में कोई किसी को अटकाकर नहीं रख सकता। प्यारी बड़ी देर तक चुपचाप रहकर मेरी ओर देखकर अंत में धीरे से बोली, बहुत ठीक, तो फिर तुम भी मुझे नहीं रोक सकोगे। मेरे जवाब देने के पहले ही रतन की खांसी का शब्द मेरे द्वार के निकट सुनाई पड़ा। प्यारी ने पुकार कर कहा, क्या है रतन? रतन ने मुंह आगे निकाल कर कहा, माँ, रात बहुत बीत गई है, बाबूजी का खाना ले आऊं? रसोईया महाराज तो झोंके खाते खाते रसोई में ही सो गए। अरे, तब तो तुम में से किसी ने भी अब तक न खाया होगा। इतना कहकर प्यारी घबरा कर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। मेरे लिए खाने को अपने हाथों में हमेशा लाती थी, आज भी लाने के लिए जल्दी से पैर बढ़ाते हुए चली गई। खाना समाप्त करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तब रात का 1 बज गया था। प्यारी फिर आकर मेरे पैरों के पास बैठ गई। बोली, तुम्हारे लिए अनेक रातें अकेले जगकर बिताई है, आज तुम्हें भी जगा कर रखूंगी। इतना कहकर मेरी सहमति की राह लिए बगैर ही उसने मेरे पैर की तरफ की तकिया खींच ली और बाएं हाथ का सहारा लेकर वह लेट गई और बोली, मैंने बहुत विचार कर देखा, तुम्हारा इतने दूर देश जाना किसी भी तरह नहीं हो सकता। मैंने पूछा, तो फिर क्या हो सकता है? इसी तरह यहाँ वहाँ भटकते फिरना? प्यारी ने इसका जवाब न देकर कहा, इसके सिवाय किस लिए बर्मा जा रहे हो, कहो तो सही। नौकरी करने, यहाँ वहाँ भटकने के लिए नहीं। मेरी बात को सुनकर प्यारी उत्तेजनावश सीधी होकर बैठ गई और बोली, देखो, दूसरे से जो कहना हो वह कहना, किंतु मुझे न ठगना। सो तो खूब जानता हूँ, अब क्या करना चाहिए तुम ही कहो। मेरी स्वीकारोक्ति से प्यारी प्रसन्न हुई, हंसकर बोली, स्त्रियां चिरकाल से जो कहती आई हैं वही मैं भी कहती हूँ, विवाह करके संसारी बन जाओ, गृहस्थ धर्म का पालन करो। मैंने प्रश्न किया, क्या सचमुच ही तुम खुश होगी? उसने सिर हिलाकर कानों के झूले हिलाते हुए उत्साह से कहा, निश्चय से, 1 दफे नहीं 100 दफे। इससे यदि मैं सुखी नहीं होंगी तो कौन सुखी होगा, बताओ। मैंने कहा, सो तो मैं नहीं जानता, परंतु इससे मेरे मन की एक दुर्भावना चली गई। वास्तव में यही खबर देने आया था कि ब्याह किए बगैर मेरी गुजर नहीं। प्यारी बोली, ऐसा होगा तो मैं काली घाट जाकर पूजा दे आऊंगी, किंतु लड़की को मैं ही देखकर पसंद करूंगी, सो कहे देती हूँ। मैंने कहा, इसके लिए अब समय नहीं, लड़की तो स्थिर हो चुकी है। मेरे गंभीर भाव पर शायद प्यारी ने ध्यान न दिया। एकाएक उसके हंसते हुए मुख पर मैली सी छाया पड़ गई। बोली, ठीक तो है, अच्छा ही हुआ, स्थिर हो गई यह तो परम सुख की बात है। मैंने कहा, सुख दुख तो मैं नहीं समझता राजलक्ष्मी, जो बात स्थिर हो चुकी है वही तुम्हें बताता हूँ। प्यारी एकाएक गुस्से से बोली, जाओ, चालाकी मत करो, सब झूठी बात, एक बात भी मिथ्या नहीं, चिट्ठी देखते ही समझ जाओगी। इतना कहकर मैंने दोनों पत्र बाहर निकाल कर रख दिए। कहाँ है, देखो चिट्ठी। इतना कहकर हाथ बढ़ाकर प्यारी ने दोनों चिट्ठियां हाथ में ले ली। उन्हें हाथ में लेते ही मानो उसके सारे मुंह पर अंधेरा छा गया। दोनों पत्र हाथ में लिए हुए वह बोली,
दूसरे का पत्र मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? बताओ, कहाँ स्थिर हुई? पढ़ देखो, मैं दूसरों की चिट्ठियाँ नहीं पढ़ती। तो फिर दूसरों की खबर जानने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती। इतना कहकर आंखें मीचकर वह लेट गई, किंतु दोनों चिट्ठियां उसकी मुट्ठी में ही रह गईं। बहुत देर तक वह कुछ नहीं बोली। इसके बाद वह धीरे से उठी, जाकर लैंप तेज किया और मेज पर दोनों पत्र रखकर स्थिरता से बैठ गई। उनमें जो कुछ लिखा था सो शायद उसने 2-3 दफे पढ़ा। इसके बाद वह उठकर आई और उसी तरफ फिर लेट गई। बहुत देर चुप रहने के बाद बोली, सो गए क्या? नहीं, इस स्थान पर मैं तुम्हें ब्याह न करने दूंगी। वो लड़की अच्छी नहीं है, उसे मैंने बचपन में देखा है। माँ का पत्र पढ़ा? हाँ, किंतु काकी के पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम्हें उसे गले में डालना ही पड़ेगा। और चाहे वह अच्छी हो चाहे न हो, उस लड़की को मैं किसी भी तरह घर में न लाऊंगी। कैसी लड़की घर में लाना चाहती हो, बता सकती हो? सो इस समय कैसे बताऊं? विचार करके देखना होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं हंसकर बोला, तुम्हारी पसंद और विवेचना के ऊपर निर्भर रहा जाए तो मुझे अपना कुमारापन उतारने के लिए आगे एक और जन्म ग्रहण करना पड़े। शायद उसमें भी पूरा न पड़े। जाने दो, यथा समय न हो तो दूसरा जन्म ग्रहण कर लूंगा, मुझे जल्दी नहीं। परंतु इस लड़की का तुम उद्धार करा दो। 500 रुपये में तो काम हो जाएगा, मैं उन्हीं के मुंह से सुनकर आया हूँ। प्यारी उत्साह में उठकर बैठ गई और बोली, कल ही मैं रुपये भेज दूंगी। काकी की बात मिथ्या नहीं होने दूंगी। फिर कुछ देर ठहर कर बोली, सच कहती हूँ तुमसे, यह लड़की अच्छी नहीं, इसीलिए मुझे आपत्ति है। नहीं तो? नहीं तो? नहीं तो फिर क्या? तुम्हारे लायक लड़की जब ढूंढूंगी उसी समय इस बात का उत्तर दूंगी, इस समय नहीं। सिर हिलाकर मैंने कहा, तुम फिजूल कोशिश मत करो राजलक्ष्मी, मेरे लायक लड़की तुम किसी भी दिन खोज कर न निकाल सकोगी। वह बहुत देर तक चुपचाप बैठकर एकाएक बोल उठी, अच्छा, सो शायद न निकाल सकूं, परंतु बर्मा जाओगे तो मुझे साथ ले चलोगे? उसके प्रस्ताव को सुनकर मैं हंसा, बोला, मेरे साथ चलने का तुम्हें साहस होगा? प्यारी मेरे मुंह के प्रति तीक्ष्ण दृष्टिपात करके बोली, साहस? इससे क्या तुम बहुत कठिन काम समझते हो? मैं चाहे जो समझूं, किंतु तुम्हारे इस सारे घर द्वार, माल असबाब, जमीन जायदाद आदि का क्या होगा? प्यारी बोली, चाहे जो हो, तुम्हें नौकरी करने के लिए जब इतनी दूर जाना पड़ा, यह सब रहते हुए भी जब तुम्हारे काम ना आया, तब इसे बंकू को दे जाऊंगी। इस बात का मैं जवाब नहीं दे सका। खुली हुई खिड़की के बाहर अंधेरे में देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। उसने फिर कहा, इतनी दूर न जाओ तो न चले? यह सब क्या किसी भी दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता? मैं बोला, नहीं, कभी किसी भी दिन नहीं। प्यारी ने गर्दन हिलाकर कहा, यह मैं जानती हूँ, परंतु ले चलोगे तो मुझे अपने साथ? इतना कहकर उसने फिर मेरे पैरों पर अपने हाथ रख दिए। एक दिन जब प्यारी ने मकान से जबरदस्ती विदा कर दिया था, तब उस दिन उसका असाधारण धीरज और मन की ताकत देखकर मैं अवाक रह गया था। आज उसकी इतनी बड़ी दुर्बलता, करुण कंठ की ऐसी कायर मिन्नत, यह सब एक साथ देखकर मेरी छाती फटने लगी, परंतु किसी भी तरह मैं राजी न हो सका। बोला, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, परंतु तुम जब भी बुलाओगे मैं लौट कर आऊंगा। मैं कहीं भी रहूं, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा राजलक्ष्मी। क्या तुम चिरकाल तक इस पापिष्ठा के होकर रहोगे? हाँ, चिरकाल तक। तब तो फिर यह कहो कि तुम्हारा विवाह कभी न होगा? हाँ, नहीं होगा। इसका कारण यह है कि तुम्हारी सम्मति के बिना तुम्हें दुख देकर इस काम में मेरी कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। प्यारी अपलक दृष्टि से कुछ देर मेरे मुंह की ओर देखती रही। इसके बाद उसके दोनों नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण होकर बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में टप टप गिरने लगे। आंखें पोंछकर गाढ़े स्वर में वह बोली, इस हतभागिनी के लिए तुम जिंदगी भर सन्यासी बने रहोगे? मैंने कहा, हाँ, बना रहूंगा। तुम्हारे पास जो वस्तु मैंने पाई है, उसके बदले सन्यासी बनकर रहने में मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं कहीं भी क्यों न रहूं, मेरी इस बात पर तुम कभी अविश्वास न करना। पल भर के लिए दोनों की नजरें चार हुई और दूसरे ही क्षण वह तकिए में मुंह छिपाकर उल्टी लेट गई। ऐसे ऐसे अनेक बातें देखी हैं जिन्हें जीवन भर नहीं भूला जा सकता। वे जब कभी याद आती हैं, तब उस समय के शब्द मानो कान में गूंज उठते हैं। प्यारी के अंतिम शब्द भी इसी तरह के थे। आज भी मानो मैं उसकी गूंज सुन सकता हूँ। वे अपने स्वभाव से ही कितनी अधिक संयमी थी,
इसका परिचय बचपन में ही उसने बहुत दफे दिया। उस दफे मेरे विदा होने के समय किसी तरह भागकर उसने आत्मरक्षा की थी, परंतु इस दफे वह किसी तरह अपने आप को संभाल न सकी और नौकर चाकरों के सामने ही रो पड़ी। रुंधे हुए कंठ से बोली, देखो, मैं नासमझ नहीं हूँ। अपने पापों का भारी दंड मुझे भोगना ही पड़ेगा, सो जानती हूँ, किंतु फिर भी कहती हूँ, हमारा यह समाज बड़ा ही निष्ठुर, बड़ा निर्दयी है। इसे भी इसका दंड एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। भगवान इस पाप की सजा देंगे ही देंगे। समाज को उसने क्यों इतना बड़ा अभिशाप दिया, सो वह जाने और उसके अंतर्यामी जाने। मैं नहीं जानता, सो बात नहीं, किंतु मैं चुप ही रहा। बूढ़ा दरबान गाड़ी का दरवाजा खोलकर मेरे मुंह की ओर देखने लगा। मैं आगे पैर बढ़ा ही रहा था कि प्यारी आंखों के आंसू में मेरे मुंह की ओर देखकर कुछ हंसकर बोली, कहाँ जा रहे हो? फिर तो दर्शन नहीं होंगे, एक भिक्षा ही देते जाओ। मैं बोला, दूंगा, कहो। प्यारी बोली, जहाँ भी रहोगे खबर देते रहोगे, शर्माओगे तो नहीं? नहीं शर्माऊंगा, खबर जरूर दूंगा। इतना कहकर धीरे से मैं गाड़ी में जा बैठा। प्यारी पीछे पीछे आई। उसने अपने आंचल से मेरे पैरों की धूली ले ली। वह अस्पष्ट रूंधे हुए कंठ से धीरे से बोली, न जाओ इतनी दूर, रहने दो, मत जाओ। चुपके से मैंने अपनी नज़र उस ओर से फेर ली। गाड़ीवान ने गाड़ी हाँक दी। 5-6 दिन बाद मैं एक दिन भोर के समय सिर्फ एक लोहे का ट्रंक और एक पतला सा बिस्तर लेकर कलकत्ते के कोयला घाट जा पहुंचा। गाड़ी से उतरते न उतरते खाकी कुर्ती पहने हुए एक कुली ने दोनों चीजों को झपट लिया। उन्हें लेकर पलक भर में न जाने वह कहाँ अंतर ध्यान हो गया, और जब तक खोजते खोजते दुश्चिंता के मारे मेरी आंखों में आंसू न आ गए, तब तक उसका कोई पता न चला। गाड़ी पर से आते आते ही मैंने देखा था कि जेट्टी और बड़े रास्ते के बीच की भूमि नाना रंग के पदार्थों से लदी हुई है। लाल, काले, भूरे, गेरुए, थोड़ा सा कोहरा भी छाया हुआ था। ऐसा मालूम हुआ कि बछड़ों का एक झुंड शायद चालान किए बिना वहां बांधा गया है। निकट आकर ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि चालान तो अवश्य होगा, किंतु बछड़ों का नहीं, मनुष्यों का। वे लोग बड़ी बड़ी सी गठरियां लिए स्त्री पुरुषों के हाथ पकड़कर सारी रात इसी तरह ओस में पड़े रहे कि सुबह तड़के ही सबसे पहले जहाज में घुसकर एक अच्छी सी जगह पर कब्जा कर लेंगे। अतएव किसके लिए संभव था कि पीछे से आकर इन्हें पार करके जेट्टी के द्वार तक पहुंच सके। थोड़ी ही देर बाद जब यह दल जग कर खड़ा हो गया, तब मैंने देखा कि काबुल के उत्तर से कन्याकुमारी के अंत तक कोई भी प्रदेश अपना प्रतिनिधि इस कोयला घाट पर भेजना नहीं भूला है। सभी हैं। काली काली गंजिया पहने हुए चीनियों का दल भी बाद नहीं गया है। मैं भी तो डेक के नीचे का यात्री था, इसलिए लोगों को परास्त करके अपने बैठने के लिए जगह मुझे भी प्राप्त करनी थी। किंतु इसका ख्याल करते ही मेरा सारा शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। फिर भी जब जाना ही है और जहाज छोड़कर कोई दूसरा जाने का रास्ता नहीं, तब जैसे भी हो इन्हीं लोगों का अनुकरण करना कर्तव्य है, ऐसा विचार करके मैंने मन को जितना ही साहस दिया, मानो वो उतना ही हिम्मत हारने लगा। जहाज कब आकर किनारे लगेगा सो जहाज ही जाने। इस बीच में ही ये 1400-1500 लोग भेड़ों के झुंड की तरह कतार बांधे एक साथ खड़े हो गए। एक हिंदुस्तानी आदमी से मैंने पूछा, भैया, सब लोग अच्छी तरह से तो बैठे थे, अब एकाएक कतार बांधकर क्यों खड़े हो गए? वह बोला, डगदरी होगी। डगदरी क्या चीज होती है भाई? उस आदमी ने पीछे से आए हुए एक धक्के को संभालते हुए कुछ झुंझलाहट से कहा, अरे प्लेग का डगदरी। बात को समझना और भी कठिन हो गया, पर समझू चाहे न समझू, इतने आदमियों के लिए जो जरूरी है वह मेरे लिए भी होगी। किंतु किस कौशल से अपने आप को इस झुंड में घुसेड़ दूं, यह एक समस्या ही सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं से घुसने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। खोजते खोजते देखा कि कुछ दूर पर खिदिरपुर के कितने ही मुसलमान संकुचित भाव से खड़े हैं। यह मैंने स्वदेश विदेश सभी जगह देखा है कि जो कम लज्जित होने जैसा है, उसमें बंगाली लोग अवश्य लज्जित होते हैं। वे भारत के अनन्य जातियों के समान बिना संकोच के धक्का मुक्की मारामारी नहीं कर सकते। इस तरह खड़े होने में जो एक तरह की हीनता है, उसकी शर्म के मारे मानो यह सब अपना सिर नीचा कर लेते हैं। ये लोग रंगून में दर्जी का काम करते हैं और अनेक दफे आए गए हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सब सावधानी कहीं यहाँ से वर्मा में प्लेग न चली जाए इसीलिए है।
डॉक्टर परीक्षा करके पास कर दे तभी जहाज पर चढ़ा जा सकता है। क्रमशः प्लेग की डगदरी निकट आ पहुंची। प्यादे सहित डॉक्टर साहब भी दिखाई दिए। उस कतारबंदी की अवस्था में गर्दन टेढ़ी करके देखने का मौका तो नहीं था, फिर भी आगे खड़े हुए साथियों के प्रति किया गया परीक्षा पद्धति का जितना भी प्रयोग दृष्टिगोचर हुआ, उससे मेरी चिंता की सीमा नहीं रही। कायर बंगालियों को छोड़कर वहां ऐसा कोई भी न था जो देह के निम्न भाग के उघाड़े जाने पर भयभीत हो, परंतु अपने सामने के साहसी वीर पुरुषों के भी परीक्षा के समय बार बार चौंक कर उठते देखकर मैं बुरी तरह शंकित हो उठा। सभी जानते हैं कि प्लेग की बीमारी में शरीर का स्थान विशेष सूज जाया करता है, और डॉक्टर साहब जिस प्रकार लीला मात्र से और निर्विकार चित्त से उस संदेह मूलक स्थान में हाथ डालकर सोजिश टटोलते हैं, उससे काठ के पुतलों को भी आपत्ति होगी। किंतु भारतवासियों की सभ्यता सनातन है, इसीलिए जैसे भी हो एक दफे चौंक कर यह स्थिर हो जाते थे। अगर कोई और जाति होती तो डॉक्टर का हाथ मरोड़े तोड़े बिना न रह सकते थे। यथा समय आंखें मीचकर सारा अंग संकुचित कर एक तरह से हताश ही होकर डॉक्टर के हाथ में आत्मसमर्पण कर दिया और पास भी हो गया। इसके बाद जहाज पर चढ़ने की बारी थी, किंतु डेक पैसेंजरों की यह अधिरोहक क्रिया किस तरह संपन्न होती है, बाहर के लोगों के लिए उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। सामने की ओर देखा, एक गड्ढे के मुंह पर सीढ़ी लगी हुई है। जहाज के गर्म देश में उतरने का यही रास्ता था। नाले के अवरुद्ध मुख खोल देने पर वृष्टि का संचित जल जिस तरह तीव्र वेग की गति से नीचे गिरता है, ठीक उसी तरह यह दल भी स्थान अधिकृत करने के लिए जीने मरने के ज्ञान से शून्य होकर नीचे उतरने लगा। मुझे जहां तक याद आता है, मेरी नीचे जाने की इच्छा नहीं थी। पैरों से चलकर तो उतरा भी नहीं जा सकता था। क्षण भर के लिए तो मैं बेहोशी हो गया था। होश आने पर देखा कि गर्भगृह के मध्यक बहुत दूर पर एक कोने में मैं अकेला खड़ा हूँ। पैरों की ओर निगाह दौड़ाई तो देखता हूँ कि इसी बीच में जादू के खेल की तरह पल भर में ही कंबल बिछाकर और बॉक्स पिटारों आदि से घेरकर हर किसी ने अपने अपने लिए निरापद स्थान बना लिया है और शांति से बैठकर अपने पड़ोसी से का परिचय प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इतनी देर के बाद अब कहीं मेरे उस नंबर वाले कुली ने आकर दर्शन दिया और कहा, ट्रंक और बिस्तर ऊपर रख आया हूँ, यदि आप कहें तो नीचे ले आऊं। मैंने कहा, नहीं, बल्कि यहाँ से किसी तरह उद्धार करके मुझे ही ऊपर ले चल, क्योंकि वहां मुझे इतना सा भी स्थान कहीं खाली न दिखाई दिया कि मैं कहीं अपना कदम भी रख सकूं। वर्षा होने पर ऊपर पानी में भीग जाऊं सो अच्छा, किंतु यहाँ क्षण भर भी ठहरना ठीक नहीं। अधिक पैसों के लोभ से कुली काफी कोशिश और बहस मुकदमों के बाद कंबलों और संतरजियों के किनारों को उलटता पुलटता हुआ मुझे अपने साथ लिए हुए ऊपर आ गया और मेरा माल असबाब दिखाकर बख्शीशे लेकर चलता बना। यहाँ का भी वही हाल, बिस्तर बिछाने के लिए जगह नहीं। निरुपाय होकर ट्रंक के ऊपर ही बैठने का इंतजाम करके मैं एकाग्र चित्त से माता भागीरथी के दोनों किनारों की महिमा का निरीक्षण करने लगा। स्टीमर ने तब तक चलना आरंभ कर दिया था। बहुत देर से प्यास लग रही थी। इन 2 घंटों के भीतर जो तूफान सिर के ऊपर से गुजर गया, उससे जिनकी छाती शुष्क न हो जाए, ऐसे कठिन हृदय संसार में बहुत ही थोड़े लोग हैं। किंतु आफत यह हुई कि साथ में न तो गिलास था न लोटा। साथ के मुसाफिरों में से यदि यही कोई बंगाली हो तो कुछ उपाय हो सकता है, यह सोचकर मैं फिर बाहर निकला। नीचे उतरने के उस गड्ढे के निकट पहुंचते ही एक तरह का विकट कोलाहल सुनाई पड़ा। मेरी जानकारी इतनी विस्तृत नहीं है कि उस कोलाहल की उपयुक्त तुलना कर सकूं। भयपूर्ण हृदय से 1-2 सीढ़ियां उतरकर मैंने झांका तो देखा यात्रियों में ने अपना अपना नेशनल सॉन्ग गाना शुरू कर दिया है। काबुल से लेकर ब्रह्मपुत्र और कन्याकुमारी से लेकर चीन की सीमा पर्यंत जितने भी तरह के स्वर ब्रह्म हैं, जहाज के इस बंद गर्भ के भीतर वाद्य यंत्रों के सहयोग से उनका ही समवेत रूप से अनुशीलन हो रहा है। ऐसे महासंगीत को सुनने का सौभाग्य कदाचित ही संगठित होता है, और संगीत ही ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह बात उस जगह खड़े खड़े ही मैंने सम्मान के साथ स्वीकार कर ली। किंतु सबसे अधिक विस्मय की बात यह थी कि वहां इतने अधिक संगीत विशारद एक साथ किस तरह आ जुटे। मैं एकाएक यह स्थिर नहीं कर सका कि मेरा नीचे उतरना उचित है या नहीं।
सुना है अंग्रेजी महाकवि शेक्सपियर ने कहा है कि संगीत के द्वारा जो मनुष्य मुग्ध नहीं होता वह खून तक कर सकता है, किंतु केवल मिनट भर सुन लेने से ही जो मनुष्य के खून को जमा दे, ऐसे संगीत की खबर शायद उन्हें न थी। एक तरफ यह अद्भुत कांड हो रहा था और मैं मुंह बाए देख रहा था कि एकाएक देखा पास में ही खड़ा हुआ एक व्यक्ति प्राण प्रण से हाथ हिला हिलाकर मेरी नजर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कष्ट से अनेक लोगों की लाल लाल आंखें सिर पर रखकर मैं उस मनुष्य के पास जा उपस्थित हुआ। उसने ब्राह्मण समझकर मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपना परिचय दिया कि मैं रंगून का विख्यात नंद मिस्त्री हूँ। पास ही एक विगत यौवना स्थूल स्त्री बैठी हुई एक टक से मेरी ओर देख रही थी। मैं उसके मुंह की ओर देखकर स्तंभित हो गया। मनुष्य की इतनी बड़ी बड़ी फुटबॉल सी आंखें और इतनी मोटी जुड़ी हुई भौहें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नंद मिस्त्री उसका परिचय देते हुए बोले, बाबूजी, यह मेरी घरवाली। बात पूरी भी न हो पाई थी कि वह फुफकार कर गरज उठी, घरवाली? ये मेरे 7 भावरों के स्वामी कहते हैं घरवाली? खबरदार कहे देती हो मिस्त्री, जिस तिस के आगे झूठ बोलकर मुझे बदनाम न किया करो। मैं तो विस्मय के मारे हतबुद्धि सा हो गया। नंद मिस्त्री कुछ अप्रतिभ सा होकर बोला, आहा, नाराज क्यों होती हो? घरवाली और किसे कहते हैं? 20 साल? वह विकट क्रोध से बोल उठी, 20 साल हो गए तो क्या हुआ? फूटे करम, जात वैष्णव की लड़की होकर मैं कहलाऊं केवट की घरवाली? कैसे, किस तरह से? 20 बरस से तुम्हारे घर में हूं जरूर, किंतु एक दिन भी तुमने मुझे चौकी में घुसने दिया? यह बात कोई कह सकता है? टगर वैष्णवी मर जाएगी पर अपनी जाति नहीं खोएगी, जानते हो? इतना कहकर वह जात वैष्णव की लड़की अपनी जाति के गर्व से मेरी मुंह की ओर देखती हुई अपनी दोनों फुटबॉल सी आंखें घुमाने लगी। नंद मिस्त्री लज्जित होकर बारंबार कहने लगा, देखा बाबूजी, देखा, इसे अभी तक जाति का गर्व है। देखा आपने, मैं ही हूं जो इसे सह लेता हूं, और कोई होता? 20 बरस की उस घरवाली को देखकर बेचारा अपनी बात भी पूरी न कर सका। मैं और कुछ न बोल सका और उससे एक गिलास लेकर वहां से चल दिया। ऊपर पहुंचकर उस वैष्णवी की बातें याद कर कर मेरी हंसी रोके न रुकी, किंतु क्षण भर बाद ही सोचा, यह तो सामान्य अशिक्षिता स्त्री ठहरी, पर गांवों में और शहरों में भी क्या ऐसे अनेक शिक्षित पुरुष नहीं जिनके द्वारा ऐसे ही हास्यकार अब भी प्रतिदिन हुआ करते हैं, और जो पाप के सारे अन्यायों से केवल खाना छुआ बचाकर ही परित्राण पा लेते हैं। तब यह हो सकता है कि इस देश के पुरुषों का हाल देखकर तो हंसी नहीं आती है तो सिर्फ औरतों को देखकर। आज शाम से ही आकाश में थोड़े बादल जमा हो रहे थे। रात को 1 बजे के बाद मामूली सा पानी और हवा भी चली, जिसके कुछ देर के लिए जहाज खूब हिला डुला। दूसरे दिन सुबह से ही वह शिष्ट शांत भाव से चलने लगा, जिसे समुद्री बीमारी कहते हैं। मेरा वह उपसर्ग तो शायद छुटपन में ही नाव के ऊपर कट गया था, इसीलिए वमन करने के संकट को मैं एक बारगी ही पार कर गया। किंतु सपरिवार नंद मिस्त्री का क्या हाल हुआ, किस तरह रात कटी, यह जानने के लिए मैं नीचे जा पहुंचा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।